गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को अच्छे से डील कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर केमिकल रिएक्शन के को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम लोग नए चैप्टर को लेकर प्रेजेंट हुए हैं जिसमें हम लोग बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट। दिस इज अबाउट मी, myself Rohit Srivastava, and chemistry notes from BRAB University, pursuing in MSc, teaching since 2015, and this is my personal mail ID and mobile number. For any query you can move through it. Okay, stay home, be safe. Okay, now start the lesson. As per the regard, I think आप सभी जानते होंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट इसके बारे में तो आप जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने से पहले जो केमिकल यूज होता है वही क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है ना। और जो प्रोडक्ट जो बाद में बनता है केमिकल रिएक्शन का वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। सिमिलरली तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक रिएक्टेंट को और एक प्रोडक्ट को और उसके कोफिशिएंट को समझाने का काम किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है, और प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो जैसे हम लोग लिखते हैं CH4 + O2, ये होता है क्या? नहीं, वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए ये CH4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है किसका स्ट्रक्चर है, CH4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि CH4, अगर मैं बात करूँ कि CH4 + 2O2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू CO2 + 2H2O। ठीक है, यहाँ पे CH4 एंड 2O2 क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और CO2 और 2H2O क्या है, हमारा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है। चलिए, तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आप समझ गए तो अब हम आपकी बात करेंगे आपसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CH4 में यहाँ पर कुछ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं ना है, CH4 केवल लिखा है ऐसे, यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं है। तो जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, तो CH4 में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। मैथ या पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो इसमें कोफिशिएंट आप सभी जानते होंगे। वहीं अगर O2 के साथ यहाँ पर 2 यूज हुआ है तो O2 का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 2। ठीक है, तो ये 2 O2 में ये क्या है, चूँकि रिएक्टेंट है, और तो ये रिएक्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। सिमिलरली H2O में ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी मेरे ख्याल से रिएक्टेंट कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट कोफिशिएंट के बारे में जान गए। बेसिकली ये रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है केमिस्ट्री में, याद रखिएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। हम जो कि बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। अब देखो तो ये बैलेंस है और ये क्या है, हमारा अनबैलेंस है ना। अनबैलेंस होगा तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ एक जगह से सही से स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन बैलेंस में क्या होगा, जितने अमाउंट इधर है उतना ही अमाउंट इधर है, तो कोई भी चीज़ देखने में अच्छा भी लगता है। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए पहले 2 क्लोरीन था, 2 हाइड्रोजन था, और यहाँ पे 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन, तो बैलेंस नहीं ना होगा, क्योंकि इधर का चीज़ वेटेड ज़्यादा हो गया तो ये इधर झुक जाएगा, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हुआ ना। और बैलेंस हुआ तो देखिए क्या हुआ, एकदम लेवल में है। तो ये जो कहलाएगा हमारा अनबैलेंस्ड कहलाएगा, और ये हमारा कहलाएगा क्यों, बैलेंस। ठीक है ना, ऐसा बैलेंस और अनबैलेंस्ड आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड हम और भी आगे देखेंगे कि बैलेंस्ड क्या होता है और अनबैलेंस्ड क्या होता है। अब जैसे एक केमिकल रिएक्शन है H2 + Cl2 = 2H, HCl लिखा है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे HCl, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, केवल HCl एक, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। यहीं पे देखिए सिमिलरली H2 + Cl2 = 2HCl, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में, तो फिर ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही इसी से रिलेटेड हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। बैलेंसिंग ऑफ
chemical equation. Then what is the balancing of chemical equation? The total mass of the element present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. मतलब जैसे ये रिएक्टेंट हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, तो रिएक्टेंट में जितना टोटल मास होगा और जितना प्रोडक्ट में टोटल मास होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हमारा. ठीक है, समझ में आया आप सभी को? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं हम लोग क्या, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन. अर्थात केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे किसी भी एलिमेंट्स के वो क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, तो ये आप समझिएगा क्यों बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बाद आइदर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो. दैट्स वाई हम लोग किसका यूज करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, फर्स्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, एंड सेकेंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन. तो बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन के एग्जांपल मैंने आप सभी को पहले दिखाया था. चलिए एग्जांपल लेते हैं. जैसे देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी जेडमिन प्लस H2SO4 ये रिएक्टेंट हुआ हमारा, और जब रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना रहा है तो वो बना रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, अर्थात ZnSO4 और H2O बना रहा है ना. अब क्योंकि बना रहा है तो अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस कैसे है. ठीक है, यहाँ पे जिंक कितने हैं, एक है, यहाँ पे भी जिंक कितना है, एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, दो है, यहाँ पे सल्फर क्या है, एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है. इसीलिए क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जैसे देखिए रिएक्टेंट में Fe है प्लस H2O है ना, Fe प्लस H2O, और प्रोडक्ट में क्या है Fe3O4 प्लस H2. तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. कैसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो Fe यहाँ पे कितना था, एक था, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, यहाँ पे H2 कितना है, H कितना है, 2 है, यहाँ पे H कितना है, ये भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है ना, इसीलिए ये अनबैलेंस है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है. और सिमिलरली ये केवल इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं, इसलिए क्या है, ये अनबैलेंस है. तो कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन को, किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे देखिए कि ये क्या है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, जिसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है. चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉलो स्टेप को करते हैं. ठीक है, पहला स्टेप में क्या करते हैं, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें वो क्या करता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबको कंटेन किया रहता है. तो इसके पहले हम लोग देखते हैं Fe, H और ऑक्सीजन है ना, इससे ज़्यादा कोई है नहीं. तो हमने एक टेबल क्रिएट किया और एलिमेंट्स के नेम लिखे Fe, H प्लस O. दो चीज़ की, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड का ब्लॉक बना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स में, तो फेरस में लेफ्ट हैंड साइड में 1 था और राइट हैंड साइड में 3 था. हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 था और राइट हैंड साइड में भी 2 था. ऑक्सीजन का कितना था, 1 था, और फिर राइट हैंड साइड में भी कितना था, राइट हैंड साइड में हमारा 4 था. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, तो उस तरफ पहला स्टेप क्रिएट करेंगे, टेबल बनाएंगे. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेलेक्ट द कंपाउंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. अब हम क्या करेंगे, जैसे मैक्सिमम जो नंबर होंगे आइदर वो लेफ्ट हैंड साइड का या फिर राइट हैंड साइड का किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ले सकते हैं. तो राइट हैंड साइड में Fe3O4 है ना, तो हम लोग उसी को लिए Fe3O4 को. ठीक है, नाउ इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स.
इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्या है बताइए तो, O4 है ना, ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है। चलिए अब नाउ बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम, कैसे बैलेंस करेंगे ये देखिए। इनिशियल में क्या था, पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन को देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितना प्रेजेंट है, तो एक था केवल हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई था वो, और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में, तो वो कितने हमारे 4 है ना। तो फाइनल हम क्या करेंगे, अगर हम इस 1H2O में, जिसमें एक H2O था ना, केवल ऑक्सीजन उसी में था, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा, 4H2O बन जाएगा, जहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो, एंड ऑक्सीजन आइटम जो प्रोडक्ट साइड है वो कितना है, वो ऑलरेडी 4 है। तो एक तरह से हम क्या देखें कि हमारा ऑक्सीजन एक तरफ का बैलेंस हो गया, दोनों तरफ का, ठीक है ना। चलिए अब चेक करते हैं कि जैसे Fe में को तो Fe रहने दिए और 4H2O लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन हमारा 4 था, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा। नाउ वी कैन सी ओनली फेरस एंड हाइड्रोजन आर अनबैलेंस, केवल हमारा क्या है, एक फेरस बाकी है और एक हाइड्रोजन बाकी है, ठीक है। तो अब नाउ द बैलेंस फेरस आइटम, चलो फेरस आइटम को बैलेंस करने की कोशिश हम सभी करते हैं। देखिए क्योंकि देखिए फेरस आइटम जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में वो कितने हैं, एक फेरस है, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3 है ना। ओके, फाइनली अब हम क्या करेंगे कि अगर ऊपर में हम राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फेरस जितना राइट हैंड साइड में उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फेरस इक्वल हो गया। अब चलिए चेक करते हैं कैसे, 3 यहाँ पे Fe कही है, तो यहाँ पे Fe3, और 4 से पहले ही मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट स्टेप में, 4 ऑक्सीजन भी हो गया था हमारा। अब हमारा क्या बच रहा है, केवल लेफ्ट हैंड साइड का अनबैलेंस्ड पार्ट है, वो है हमारा ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो चलो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8 है ना, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। तो अगर हम प्रोडक्ट साइड में 8 से मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्या अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 तो हो जाएगा, तो क्या ये भी तो कर सकते हैं, चलो क्या उतना ही रहने देते हैं। अगर ये 4 है, क्योंकि अभी अनबैलेंस हो जाएगा, अगर ज़्यादा करने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 4H2O था तो ऑक्सीजन भी 4 था, वो तो बैलेंस हो गया था, हाइड्रोजन 8 हो गया था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू व्हाट, 8 है, एंड प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू 2। देन फाइनली वी हैव टू डू, रिएक्टेंट साइड में 8 है तो प्रोडक्ट साइड में हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया फाइनली। दिस इज हाउ वी परफॉर्म बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स, सभी के साथ साथ कुछ सिंबल होते हैं, जैसे 3Fe+S ब्रैकेट में से H2OG, Fe3OS एंड 4H2G। तो रिमेंबर, याद रखिएगा, समटाइम्स रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट etc. सो वी कैन राइट देम एबव और बिलो द एरो। कभी कभी याद रखिएगा रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि कुछ कंडीशन पे वेरिएबल होता है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटलिस्ट हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एरो हेड के ऊपर पुट कर देते हैं, ये प्रेशर को हम लोगों ने पुट कर दिया। अभी हम जानेंगे कि ये फिजिकल स्टेट के सिंबल क्या होते हैं, फेज ऑफ केमिकल रिएक्शन ये सब कहलाता है। अब जैसे देखो सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, ये गैस में, वाटर का सॉलिड, द सब्सटेंस दैट डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम एंड रिलेटिवली रिजिड, एग्जाम्पल NaCl, वो कोई सब्सटेंस जो क्या हो, जिसका कोई डिफरेंट शेप हो, वॉल्यूम हो और रिलेटिवली क्या हो, रिजिड हो, तो उसका क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। एंड लिक्विड क्या होता है, द सब्सटेंस हैज डिफरेंट वॉल्यूम बट नॉट डिफरेंट शेप, इज कॉल्ड एज लिक्विड। एंड द gaseous state is what, the substance has no different volume and shape। तो वो चीज़ समझ में आ गया, एस क्यों लगता है, जी क्यों लगता है और एल क्यों लगता है। सॉलिड को इंडिकेट करता है, गैस को इंडिकेट करता है और लिक्विड को हमारे इंडिकेट करता है, ये जो भी सब्सटेंस को, जो भी केमिकल इक्वेशन के साथ ये सब पुट किए रहते हैं। अब बैलेंस करने की एक और एग्जांपल देखते हैं केमिकल इक्वेशन को, जैसे Fe+H2O था, तो हम लोगों ने Fe3O4+H2 बनाया था ना।
तो क्या देख रहे थे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फेरस एक है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में फेरस एक है, क्या बताइए, फेरस 3 है। तो हमको या तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना, वही इंडिकेट कर। हाइड्रोजन इधर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, सेलेक्ट द एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आइदर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चूज करेंगे। ओके, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, सो विल बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। क्योंकि देख रहे हैं हम चारों क्या है, हमारा 4 क्या है, ऑक्सीजन एटम है राइट हैंड साइड में, तो उसका यूज़ करेंगे। इनिशियली हम लोग क्या देखते हैं कि 1s2 था ना लेफ्ट हैंड साइड में, 1s2 था इसके पहले, तो और बैलेंस करने पे क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट में इनिशियल में क्या है कि रिएक्टेंट के समय हाइड्रोजन कितना है, वाटर 1 है, एंड राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, चाहे Fe3O4 कितना है, 4 है। अगर हम बैलेंस करने समय रिएक्टेंट में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा क्या, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या किए, पहले फेरस एंड हाइड्रोजन अभी तक बैलेंस नहीं है, सो लेट द बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम, हाइड्रोजन एटम्स फर्स्ट। चलो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन बताइए, 8s2O हुआ ना, मतलब 18s2O, 4 2 8 हुआ, तो 8 हुआ हाइड्रोजन इसमें। तो राइट हैंड साइड में कितना है, 4 2 8 कर दिए, तो ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का काम हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया, प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में भी। अब चलो देखते हैं कि एलिमेंट्स बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड है, इनबैलेंस और नॉट। इनिशियली देखे थे कि फेरस कितना था, 1 था, बैलेंस किए तो हम लोग कितना किया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। प्रोडक्ट में भी कितना है, Fe3O4 था, 3 था फेरस, और बैलेंस करने पे भी 3 ही रहा। तो इस तरह से हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हुआ, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + H2। तो इस तरह हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ। अब हम लोगों ने सीखा कि पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के करके एक ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। ब्लॉक क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइदर रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स को यूज करेंगे। ठीक है, और उसको यूज करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो स्टेप 1 हो या फिर स्टेप 2 हो या फिर स्टेप 3 हो, 3 स्टेप के थ्रू 1 2 3 एंड 4, इन सभी के थ्रू क्या करेंगे, उस केमिकल इक्वेशन को एक एक करके बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही बार में सब ले लिए। जैसे अगर सिंपल सा एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने दिया ऊपर, जैसे 2s2O था, ठीक है, और ये 2 था, तो 2s2 + O बना। तो क्या, अब हम पहले तो एक ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक बनाने के बाद एलिमेंट्स का एक ब्लॉक बनाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स को पुट करेंगे एलिमेंट्स के साइड में। ठीक है, अब मैक्सिमम जो नंबर होगा उसको लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट साइड में 4s2 है, मतलब 4 हाइड्रोजन हुआ ना, तो उसी को लेके बैलेंस करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज का हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे क्लास एंड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग क्लास में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर जो भी डाउट्स होंगे उसका हम लोग वीडियो क्लियर करेंगे। चलिए, थैंक यू देन।